तो कुछ बातें जहन में हो, एक तो आप लोगों के जहन में अकाउंट बनाना आता हो, अकाउंट बनाना आता हो, और शॉर्टकट तरीके हैं वो भी हैं, लेकिन बेहतर है कि अकाउंट बनाना सीख लें, शॉर्टकट तरीके यूज़ नहीं करें। शॉर्टकट वही है कि साल के आखिर में अक्रूड ऐड होता है तो साल के शुरू वाला माइनस होता है, साल के आखिर में प्रीपेड माइनस होता है तो साल के शुरू वाला ऐड होगा। लेकिन ये शॉर्टकट फिर काम नहीं देते, तो बेहतर ये है कि हम वो वाले तरीके करें। सो यहाँ एक सवाल है, इसमें बोला है कि ये बताएं कि इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा आपका, उसका इलेक्ट्रिसिटी का एंड इंश्योरेंस का। तो सिंपल सवाल है, आप जो है मतलब ये नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बना लें। ठीक है, आप सबको पता है हम इसमें पाप फॉलो करते हैं। तो साल के शुरू में अक्रूड कितना है सर, 240, हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। साल के आखिर में अक्रूड कितना है, 360, हम डेबिट कर देंगे। हमने कितनी पेमेंट की है, 1500, डेबिट कर देंगे। दोनों साइड का टोटल करें और मुझे बताएं कि व्हाट अमाउंट वाज चार्ज टू आईएएस। तो 1500 प्लस 300 ये हो जाएगा 18, 1860, माइनस कर दें 200, 1760 एंड 1660, ये हो जाएगा 1620। 1620। ठीक है, ये हमारे पास वो अमाउंट है जो कि जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का आईएस में जाएगा। तो इस देर एनी ऑप्शन, यस ये ऑप्शन है। अब इसका साफ मतलब है कि सी ही सही है, क्योंकि 160 का और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। लेकिन हम चेक करने के लिए हम इंश्योरेंस का अकाउंट भी बना लेते हैं, इंश्योरेंस का अकाउंट भी बना लेते हैं। इंश्योरेंस का अकाउंट भी पाप की तरह ही बनेगा, हम कोई इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं उसकी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। आप इंश्योरेंस का अकाउंट बनाएं, एक तो बच्चे टाइम पर रेडो, बस जिंदगी में बड़ा फायदा हो। आप इंश्योरेंस का अकाउंट बनाएं, इंश्योरेंस के अकाउंट में पाप फॉलो करें, PAP, पाप फॉलो करें। साल के शुरू में प्रीपेड है, कहाँ आएगा, डेबिट होगा। साल के आखिर में प्रीपेड है, कहाँ होगा, कहाँ आएगा, क्रेडिट होगा। हमने कितनी पेमेंट की है सर, हमने 1200 की पेमेंट की है। टोटल करें दोनों साइड का, 1200 प्लस 180, ये हो जाएगा 1380, 1380। 1380 में 200 माइनस करें तो 1180, 1180 में 20 माइनस करें तो ये हो जाएगा 1160। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलें जी एक और सवाल करते हैं। सवाल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आते हैं। अब ये एक सवाल है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब ये 15 करवा रहा हूँ। 15 में कह रहा है अंजुम रेंट पार्ट ऑफ हर प्रेमिसेस टू अजय फॉर 6120 पर एनम। अंजुम ने क्या किया, अपना प्रेमिसेस अजय को दिया, ये नोट कर लें। पूरे साल का कितना था, 12 महीने का जो हमने रेंट डिसाइड किया था वो कितना था, 6120। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें नोट करनी चाहिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अजय हैड पेड 2 मंथ रेंट इन एडवांस। अजय ने 2 महीने का रेंट एडवांस दिया था बिगिनिंग में, साल के शुरू में, ओपनिंग है गाइस, और ओपनिंग प्रीपेड है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर अजय हैड पेड 3 मंथ रेंट एडवांस, साल के आखिर में 3 मंथ रेंट एडवांस दिया था। ये बताया हमने रिसीव कितना किया होगा। सो पर इनम का मतलब होता है 12 महीने, पर इनम का मतलब होता है ईयर। तो इस तरह के सवालों में एक तो ये इनकम का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है सर, रिसीव की बात कर रहा है, इनकम का अकाउंट है, ओपो फॉलो होगा, ओप्पो फॉलो होगा। ठीक है, ये अगर आपने इनकम की जगह एक्सपेंस समझ लिया तो आंसर गलत हो जाएगा, ये पहले ही बता। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं जरा इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास साल के शुरू में कितना रेंट हमें एडवांस में मिला था, 2 महीने का। एडवांस कहाँ आता है, डेबिट क्रेडिट साइड पे आएगा। तो अगर 12 महीने का बनता है 6120, अगर ये 12 महीने का है, 2 महीने का कितना बनेगा, सॉरी, 2/12 से मल्टीप्लाई कर दें, वन सिक्स जीरो टू जीरो जी, 1020 होगा सर। 1020, 2 महीने का 1020 हो जाएगा। ठीक है, और साल के आखिर में प्रीपेड कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है, हम ओप्पो फॉलो करते हैं। अब ओप्पो मोबाइल की तरफ मत चले जाइएगा, आप सबके पास एप्पल फोन है तो एप्पल की तरफ ही फोकस करें। तो 6120, 3/12, फिर 12 कहाँ से आया, क्योंकि 12 महीने का रेंट है ना, जो ऊपर परिणाम लिखा हो 12 महीने का है, तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, बी क्विक गाइस, जल्दी बताएं, बी क्विक गाइस। 1530। 1530। 30। अब इसमें एक चीज सुन लें, आईएएस हमारे पास यहाँ आता है और बैंक हमारे पास यहाँ आता है। बैंक वैसे सवालों में दिया होता है, लेकिन आईएएस हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आईएएस कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, सवाल में हिंट दी होती है। मतलब ये अकाउंट अगर 12 महीने का है ना, तो आईएएस में 12 महीने का अमाउंट आएगा। समटाइम ऐसा होता है, सवाल में लिखा होता है 1 महीने का रेंट 1000 रुपए, हम अकाउंट 12 महीने का बना रहे हैं और 12 महीने ही हमने रेंट लिया है, मतलब तो आईएएस में कितना अमाउंट आएगा, अगर 1 महीने का 1000 है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। यानी आईएएस की फिगर कॉमन सेंस करके भी आ सकती है। मतलब आईएएस में मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से आईएएस 12 महीने की होती है तो 12 महीने का खर्चा ही जाता है। तो सम टाइम पेपर में ऐसा सवाल आ सकता है कि आपको बैंक फाइंड करना पड़े, तो आईएएस हम डायरेक्ट लिखेंगे, आईएएस हम कॉमन सेंस से लिखेंगे। कैसे, जैसे इसने लिखा हुआ है साल में कि हमारे पास पूरे साल का रेंट कितना है, 6120, तो हम डायरेक्ट एज इट इज लिख सकते हैं।
बस इसमें मसला तब आता है कि जब हमने जगह रेंट पे दी हो 6 महीने हो चुके हो, हमने जगह को दिए हुए 5 महीने हो चुके हो, तो फिर मसला आ सकता है। फिर आईएएस में उतना अमाउंट जाएगा जितना आप अर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें तो हम बिगिनिंग से काम कर रहे हैं, तो इसमें पूरा 6120 डायरेक्ट चला जाएगा। ये हमारे पूरे साल का रेंट है। अब इसके दोनों साइड का टोटल करेंगे तो सिक्स वन टू सर जीरो सी आंसर है। जी सी आंसर है। सी आंसर आएगा। ठीक है, 6120 प्लस 1530 माइनस कर दें 1020। चलिए जी, एक और सवाल करते हैं हम लोग जो है इसका अक्रूड इन प्रीपेमेंट का एक और सवाल ट्राई करते हैं। अब ये एक सवाल है, अरे इसमें डी ऑप्शन में से मिट चुका है, चलें दुआ करें डी करेक्ट ना हो, कोई और करेक्ट हो। अच्छा, इसमें मैंने वो दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है ना, मैंने कहाँ से लिए हैं, तो जल्दी जल्दी मैंने अभी बनाया है, तकरीबन 15 मिनट में ये शीट बनाई है बैठ के। तो यहाँ कह रहा है कि द फॉलोइंग लेजर अकाउंट अपीयर्ड इन बुक ऑफ अ ट्रेडर। द एक मिनट बच्चे को ऐड कर दूं। द फॉलोइंग लेजर अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। हम रेट्स का अकाउंट बना रहे हैं, रेट्स मंथली टैक्सेस हैं। अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मेट फॉलो हो रहा होगा, इसमें फॉलो हो रहा होगा पाप। अकाउंट है, पाप फॉलो हो रहा है। पाप फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें सवाल में कुछ चीजें पूछी हैं, हमने अप्लाई करनी है, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के अप्लाई करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रेट्स आर अक्रूड एट बोथ द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द ईयर। साल के शुरू में अक्रूड कहाँ आता है सर? क्रेडिट साइड पे आता है क्रेडिट। सर। यहाँ तो कोई भी अक्रूड नहीं है। और साल के आखिर में कोई अक्रूड कहाँ आता है सर? डेबिट साइड पे आता है। तो साल के आखिर में अक्रूड है, लेकिन साल के शुरू में नहीं है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी पढ़ें। रेट्स आर अक्रूड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। सर साल के शुरू में अक्रूड कहाँ आता है? यहाँ आता है। तो साल के शुरू में तो कोई अक्रूड है ही नहीं, तो ये भी गलत। बाकी से बोला साल के आखिर में प्रीपेड है, तो साल के आखिर में तो प्रीपेड है ही नहीं, दोनों नहीं है, तो गलत। दोनों पूरी स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए ना। रेट्स आर प्रीपेड एट बोथ द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईयर। साल के स्टार्ट में भी हमारे पास रेंट प्रीपेड है, साल के आखिर में भी प्रीपेड है। साल के स्टार्ट में तो रेंट प्रीपेड दिया हुआ है, साल के एंड में दिया ही नहीं। तो इसका मतलब इसका फिर डी ऑप्शन करेक्ट था, जो कि मुझसे मिट चुका है, जल्दी में रह गया इससे। तो ये आपको पेपर बता रहा हूँ, ये वाला पेपर है, फरवरी मार्च 2021 पेपर 1-2। इसका सवाल होगा कौन सा? 15 होगा। तो इसमें मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट ऐसे होगा कि रेट्स आर अक्रूड एट द बिग सॉरी रेट्स आर प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड रेट्स आर अक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये ऑप्शन होगा इसका, जो कि सही है, डी में। चलें जी, आगे चलते हैं सर, एक और सवाल करते हैं जरा अक्रूड एंड प्रीपेमेंट का, थोड़ा ये वाला सवाल जरा देखते हैं। पर ये तो प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट का, इसको आप छोड़ें, अभी जरा प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट नहीं पढ़ते। हाँ चलें, कि आप लोग सोचें, कुछ आप लोगों की तरफ से भी हो जाए यार गाइस। अ कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। ऑन 1 दिसंबर 2019 इट पेड रेंट 8,000 फॉर 4 मंथ। हमने दिसंबर के स्टार्ट में जो है 4 महीने का रेंट पे किया, जिसका फायदा हमें मिलना था 31 दिसंबर। अब अगर हमारा साल एंड होता है 31 दिसंबर को, तो मुझे बताएं कोई बैलेंस आ रहा होगा रेंट के अकाउंट? मतलब बैलेंस क्या होता है? रेंट के अकाउंट में बैलेंस तब आता है साल के आखिर में, जब कोई अक्रूड हो या जो कोई प्रीपेड हो। तो आपने ये देखना होगा, ये जो 8,000 हमने पे किए हैं, क्या कुछ बकाया रह गया या कुछ ज्यादा पे कर दिया? इसको टी अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। हमने 8,000 रुपये का क्या किया था? रेंट पे किया था। ठीक है, अब हमने रेंट ज्यादा पे किया कम पे किया, जल्दी बताएं। हमारा साल एंड होता है, ये हमारी कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2019। ये हमारी कट ऑफ डेट है, ये हमारी एंडिंग डेट है। रेंट हमने पे किया है 4 महीने का 31 मार्च तक, सर ज्यादा पे किया है। हमने प्री तो जब हम ज्यादा अगर प्रीपेड पाप है। फॉलो करें, हम अगर पाप फॉलो करें, तो जो भी हमारा प्रीपेड है साल के आखिर में कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। तो कितना आएगा? इसके लिए मैंने फॉर्मूला सिखाया था, पेमेंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय टोटल मंथ। पेमेंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय टोटल मंथ। तो हमने पेमेंट कितनी की है सर? 8,000 की है। कितने महीने ज्यादा है? 31 दिसंबर के बाद काउंट करें, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने ज्यादा है। 3/4, क्योंकि 4 महीने की पेमेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6,000। ठीक है। अच्छा, तो इसने ये बैलेंस पूछा है आपसे, तो बैलेंस कितना आ रहा है? 6,000 आ रहा है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप 6,000 देखेंगे, 6,000 यहाँ दो आ रहे हैं, कौन सा वाला सही है? इसने नहीं पूछा ये इसमें कितना अमाउंट है, इससे पता बैलेंस बताओ कितना हो। सर ये सर 4 कहाँ से आया? जी, मैंने आपको पहले बताया था, हम कभी भी डेबिट एंड क्रेडिट लिखते वक्त सीडी को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं? बीडी को देखते हैं। तो अगर बीडी। क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो बीडी किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। तो 6,000 ये वाला सही है, कौन सा वाला? सर डी। जी जी। सर ये 4 कहाँ से आया जो आपने डिवाइड किया?
असल में मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था बच्चों को, वो ये था, मैं लिख देता हूँ। पेमेंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड मंथ सही मल्टीप्लाई सही सर, ओके ओके ओके। डिवाइडेड बाय टोटल मंथ लिखवाता हूँ मैं उसमें, क्योंकि महीने जी जो पेमेंट हम करते हैं ना उसके हिसाब से होता है ना, ये जो पेमेंट होती है इसके जी साथ आता है। जी सर। ठीक है, अच्छा जी। सर आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप लोग भी ट्राई करें। ये कह रहा है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड था वो था 31 दिसंबर को। ठीक है। और हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर जब हमारा एंड हो गया, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे ये दो बैलेंस आ रहे थे, एसओएफपी में ये दो बैलेंस आ रहे थे। एक आ रहा था कमीशन रिसीवेबल डेबिट, एक आ रहा था रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये दोनों बैलेंस क्या शो करते हैं? एसओएफपी में कमीशन रिसीवेबल अगर डेबिट हो रहा हो और रेंट रिसीवेबल अगर क्रेडिट हो रहा हो, तो ये क्या शो करता है? ये दोनों इनकम है या एक्सपेंस है, पहले तो ये बता दें मुझे। इनकम है सर। सर ये दोनों इनकम है, इनकम है। इनकम के लिए शर्त ये होती है कि वो एक्सपेंस का ही नाम लिखा होता है, लेकिन उसके आगे रिसीव्ड, उसके आगे इनकम, उसके आगे रिसीवेबल का वर्ड होता है। तो गाइस बताएं। ओके। देखिए बेटा, इनकम ये डेबिट लिखा हुआ है, डेबिट का मतलब ये मान लीजिए क्या है, एसेट है। इसके आगे लिखा हुआ है क्रेडिट, तो ये मान लीजिए क्या है, लाइबिलिटी है। अब एक जरा आपने बात नोट डाउन करनी है। देखिए एसओएफपी में इनकम नहीं जाती, एसओएफपी में इनकम या तो आउटस्टैंडिंग जाती है, मतलब जो साल के आखिर में आपकी बच गई, या फिर इनकम प्रीपेड जाती है, या फिर इनकम एडवांस जाती है। मतलब एसओएफपी में जो हमने कमाया वो तो आईएस में चला जाता है, जो हमने कमाया वो आईएएस में चला जाता है। ठीक है। और जो हमें ज्यादा मिला है, या जो हमारा बकाया रहता है, हमें लोगों से लेना है, जैसे आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया रहता है, तो हम कौन सा एसेट में दिखाते हैं, कौन सा लाइबिलिटी में दिखाते हैं? तो आपने सब्सक्रिप्शन पढ़ा होगा, सब्सक्रिप्शन इनकम है हमारी। सब्सक्रिप्शन एरियर हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है? एसेट। एसेट होता है। हमें सब्सक्रिप्शन लेनी है, हमें फीस लेनी है, तो ये जो कमीशन है ये आपका डेबिट है, ये आपका एसेट में शो हो रहा है। तो क्या रीजन होगा, कमीशन हमारी आउटस्टैंडिंग होगी, या कमीशन जो है क्या नाम है, हमने एडवांस में ली होगी किसी से? तो आउटस्टैंडिंग आ रही होगी ना। आउटस्टैंडिंग एसेट में क्यों आएगा? क्योंकि हमें पैसे लेने हैं, हम सर्विस दे चुके हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो इनकम है ये हमारी आउटस्टैंडिंग है। तो कमीशन रिसीवेबल हमारा क्या, आउटस्टैंडिंग है। इसको देखें तो ए और बी हो सकता है। और रेंट रिसीवेबल है, ये हमारा क्रेडिट आ रहा है। इनकम हमारे लिए क्रेडिट हो जाए, मतलब हमें उल्टा किसी को पैसे पे करने हैं, तो ये तब होता है जब आपने इनकम एडवांस में रिसीव की हो। आपने पढ़ा होगा प्रीपेड हो गया, इन एडवांस। इनकम प्रीपेड। आपने पढ़ा होगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो अगर जी सब्सक्रिप्शन आपकी एडवांस में आ रही हो, आपको एडवांस में किसी ने पैसे दे दिए हो, आपने सर्विस नहीं दी हो, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। वैसे प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, और एक्सपेंस अक्रूड लाइबिलिटी होता है। पर यहाँ इनकम की बात हो रही है, तो इनकम बिल्कुल उलट हो जाता है बेटा। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होगी तो वो एसेट होगा, वो डेबिट बैलेंस होगा, वो करंट एसेट में शो होगा। और इनकम इन एडवांस होगी, इनकम प्रीपेड होगी, तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी, क्रेडिट बैलेंस होगा, करंट लाइबिलिटी में शो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा सर? बी फॉर बॉल होगा। ठीक है, बी फॉर बॉल होगा। चलें जी, कुछ और एमसीक्यू जरा करते हैं। पहले मैं आपको जरा वो करवाता हूँ, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। चलें जी, एक और अकाउंट आ गया ये मैं चाह रहा हूँ आप लोग ट्राई करें थोड़ा सा। 14 का आंसर आप लोग बताएं। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये शीट में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसके नीचे लिखा होता है, मैंने कहा सवाल लिए हैं, तो आप एमएस से चेक कर सकते हैं। मुझे असल में आपको कराना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस अक्रूड एंट्री पेमेंट करवाना था, ताकि चीजें जल्दी जल्दी कवर हो। जी गाइस, आई नीड योर आंसर। बहुत आसान है बेटा, सिंपल है। आईएएस का पूछा, आईएएस में कितना अमाउंट क्या है, आप टोटलिंग कर लें। 400 प्लस 3,600 कितना हो जाएगा? 400 प्लस 3,600 ये हो जाएगा 4,000। 3400। ये हो जाएगा 4,000, तो ये हो जाएगा थर्टी 400, और ये हो जाएगा 28। जी गाइस, क्या आंसर आया? 3400। ठीक, अब एक बात सुन लें। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एमसीक्यूज में अगर टॉप करना है तो एंट्रीज सीखें। क्या सीखें? एंट्रीज सीखें। आपका मसला पता है कि आप आंसर दे दोगे, एंट्रीज नहीं आती हम लोगों को। इसकी एंट्री कैसे होती है ये सीखने। पहले उसने एंट्री पूछी है, आप सबने 34 में बताया, लेकिन आंसर दो है। कौन सा वाला करेक्ट है, ये मसला है बहुत बड़ा। तो आप एंट्री सीख लें। ये कौन सा अकाउंट है? रेंट रिसीवेबल अकाउंट है। रेंट रिसीवेबल अकाउंट क्या हो रहा है मुझे पता है। रेंट रिसीवेबल के अकाउंट में ये अमाउंट किस साइड आ रहा है? डेबिट। डेबिट साइड। डेबिट। हम इसको इस तरह लिखते हैं, रेंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 3400 से।
और IS क्रेडिट कितने से, 3400 से। तो उसने ये पूछा है व्हाट एंट्री वाज मेड इन द इनकम स्टेटमेंट। उसने ये नहीं पूछा कि इनकम हमने अर्न कितनी की है, फिर तो 3400 सही था। लेकिन सवाल में जब डेबिट क्रेडिट दे दिया तो हमें ये नहीं बताना कि रेंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बोला सर बी सही है। बी तब सही होता जब वो सवाल में पूछता है कि रेंट रिसीवेबल के किस साइड आएगा ये अमाउंट, रेंट रिसीवेबल क्या होगा। उसने ये पूछा है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होगा। तो इनकम स्टेटमेंट हम लोग तो उसमें बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। पुराने जमाने में इनकम स्टेटमेंट टी शेप में बनती थी। तो जितनी भी इनकम होती थी हम सारी क्रेडिट साइड पे लिखते थे, सेल्स को क्रेडिट पे लिखते थे, परचेज डिनर को क्रेडिट पे लिखते थे, जो जो इनकम हमारी होती थी, रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, सारा क्रेडिट होता था, एक्सपेंस डेबिट होते थे। अब बच्चों को आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने वो कर दिया है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया है। ठीक है। तो पेपर में जनरल एंट्री आपने सीखनी होगी, प्रोविजन फॉर डॉफर डेट की सीखनी होगी, डेप्सन की सीखनी होगी, इनकम की सीखनी होगी, एक्सपेंस की सीखनी होगी, क्योंकि मारे जाएंगे तो आप एंट्रीज में मारे जाएंगे। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट रिसीवेबल के डेबिट साइड पे आ रहा है, रेंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और आपका IS यहाँ रेफरेंस है, IS खुद क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इसका आंसर होगा A फॉर एप्पल। चलें जी, थोड़े से कुछ और सवाल करते हैं, दुआ करें मिल जाए मुझे सवाल जो खत्म ना हो जाए। चलें जी, इस पे आ जाए जरा, इसका आंसर दें। 18। मैं पढ़ के बता देता हूँ। एनुअल रेंटल इनकम ड्यू फ्रॉम कुमार अ टेनेंट इज 3600। एनुअल इनकम 3600, ठीक है। उसके बाद बोले एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कुमार हैड प्रीपेड रेंट ऑफ 900। एट द एंड ऑफ द ईयर ही ओड 2 month रेंट। हाउ मच रेंट वाज रिसीव फ्रॉम कुमार ड्यूरिंग द पीरियड। जी गाइस, इसका क्या आंसर होगा, ये अच्छा सवाल लग रहा है। मैं आपको करवा तो दूंगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है ना, इसका क्या नाम है, आंसर जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं जल्दी से बना देता हूँ, मेरे पास की नहीं होती। तो देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि हमने कितना रिसीव किया, तो ये इनकम की बात हो रही है, हम इनकम का अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ फॉलो होगा, ओप्पो फॉलो होगा, ठीक है। सर ए आ रहा है मेरे ख्याल तो से। वो बोला है कुमार हैड प्रीपेड रेंट ऑफ 900, मतलब साल के शुरू में उसने मैं 900 एडवांस में दिया हुआ था। तो 900 कहाँ आएगा सर, क्रेडिट साइड पे आएगा। और साल के आखिर में 2 महीने का रेंट उसका ओविंग था, तो ये डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। तो 3600 इंटू 2/12, क्योंकि 12 महीने का 3600 बनता है, तो ये कितना हो सही हुआ जाएगा। ये। ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ जो सर ये 1500 आ रहा है। ये 1500 आ रहा है। और हम IS की फिगर डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉमन सेंस करके। अगर हमें बैंक फाइंड करना है तो वो कितना है, 3600 है। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर लें, आपके पास यहाँ जो फिगर आएगी वो बैंक होगा। वो कितनी आई बेटा, 2100। 2100। तो ये तो बच्चे को सर इससे ये बोल रहे हैं, मुझे सर भी बोल रहा है। सर ये 600 आ रही थी जो थी ना, आपने 3600 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। अच्छा, ये छः, सॉरी। ठीक है, ओके। फिर आपका आंसर सर 2100 आएगा। आप 3600 को 1500 से माइनस करके फिर हमारा 2100 आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी चलते हैं, एक चीज़ और है जो मैं नहीं पढ़ा है आपको, वो है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट पढ़ा है आप लोगों ने, क्या होता है। हाँ सर पढ़ाई सर पढ़ाई। इंटेंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते। हाँ सर अकाउंटिंग में जिसको टच नहीं। इसके इसके एमसीक्यूज आते हैं। इंटेंजिबल एसेट के इन्वेंटरी वैल्यूएशन के एमसीक्यूज बहुत मिलेंगे आपको। और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो रिलायबिलिटी है, रेलेवेंस, इस पे मेरी पूरी वीडियो बनी है, मैं दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा। तो इंटेंजिबल एसेट से मैंने बहुत सवाल देखे हैं। इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको फायदा पहुंचाते हैं। तो उसमें एक है गुडविल। गुडविल क्या होता है, मैं अपने बिजनेस को बेचूंगा तो मुझे इतने ऊपर पैसे मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपको जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, मतलब आप बिजनेस बेचेंगे तो आपको एक प्रॉफिट होगा, उसको हम बोलते हैं, क्या नाम है, जो गेन हमें हासिल होगा, प्रॉफिट जो हमें हासिल होगा, उसको हम बोलते हैं गुडविल। जैसे मैं आज मिर्ची को खरीदने जाता हूँ, तो उसने इन्वेस्टमेंट की है 15 लाख, लेकिन वो बेचेगा 1 करोड़ में, तो वाई ही इज आस्किंग फॉर मोर, वो उसकी गुडविल है, वो उसका नाम है। इसी तरीके से ब्रांड नेम, बहुत सारे बिजनेस होते हैं इनका नाम होता है। जैसे एक्वाफीना है, नेस्ले है, पानी में अब कोई और पानी पीने को तैयार नहीं होते, तो इन नाम के भी पैसे होते हैं। अभी अगर कोई कोल्ड ड्रिंक किसी कंपनी की आती है, उसके आगे लिखा हो अंडर द लाइसेंस फ्रॉम नेस्ले, अंडर द लाइसेंस फ्रॉम कोको कोला, तो आप बोलेंगे वाकई इसका नाम है। कोई स्कूल खुला है, एजुकेटर लिखा हुआ है अंडर द सुपरविजन ऑफ क्या नाम है, बिकन हाउस, तो आप बोलेंगे यार स्कूल का मैार अच्छा है। ट्रेडमार्क क्या होता है, निशान, जैसे एप्पल का निशान है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, इंटेंजिबल है, इसलिए ये जहन में रखिएगा। अब जरा आते हैं थोड़े से
कुछ सवालों की तरफ आते हैं जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की थी। अच्छा, ये सवाल मुझसे रह गया, ये भी जरा देख लेते हैं। इसका आंसर बताएं जरा। सर ये हम खुद ट्राई करें। हाँ, खुद ट्राई करें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुद ट्राई। तकरीबन 18वां नंबर, 17वां नंबर ये होते हैं इसके। प्रोविजन के साथ साथ, प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट के साथ अगला सवाल इसी का ही होता है या इससे पहले होता है? जी का इसका आंसर बताएं। सर एक मिनट वेट। तुम यार उसमें बताओ ना यार, मुझे चैट में बताओ ना, इस तरह सबको बताओगे स्पॉइलर बनोगे तुम यार। माशाल्लाह से कितना स्कोर आ रहा है, किसी का 30+ स्कोर आ रहा है एमसीक्यूज में? सर मेरे ख्याल से ए होगा। सर ये हो। अभी टॉपिकल्स ट्राई कर रहे हैं सर। ठीक है, टॉपिकल्स कल तक पूरा करें, मतलब यानी कोशिश करें कल तक घुमाएं यार। आज बैठ जाएं, टॉपिकल सारे घुमाएं। 2016 से प्राय नहीं करें आप लोग। देख लेते हैं बेटा, बच्चों के आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 कमीशन रिसीवेबल वाज आउटस्टैंडिंग। कमीशन रिसीवेबल है तो मतलब ओप्पो आउटस्टैंडिंग था 210 में डेबिट कर। कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 4850। ये बताओ क्या इसकी जर्नल एंट्री होगी? तो सर बहुत आसान है, 4850, 4850 माइनस करें 200 फोर 650, 10 माइनस करें 4640। ठीक है, ये इसका बनेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जो आपका ये वाला अकाउंट है ना, कमीशन रिसीवेबल का जो अकाउंट है, ये हो जाएगा डेबिट और आपका इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इसका आंसर है ए होगा। जर्नल एंट्री पे बेटा ज्यादा फोकस करें। आप में से कई लोग आंसर सही निकाल लेते हैं, जनरल एंट्री नहीं बनाना आती। बेटा ये जो टी अकाउंट है ना, ये किसका टी अकाउंट है? ये कमीशन रिसीवेबल का टी अकाउंट है। तो कमीशन रिसीवेबल के क्रेडिट डेबिट साइड पे एंट्री आ रही है, तो कमीशन रिसीवेबल क्या होगा? डेबिट होगा। और जो उसका रेफरेंस है, जो इसके आगे लिखते हैं, उसमें करस्पॉन्डिंग एंट्री होगी, वो क्रेडिट होगा। मुझे यही डर है। प्रोविजन फॉर डॉफर डेट का सवाल आया, प्रोविजन फॉर डेप्शन का सवाल आया, इस तरीके से इनकम का सवाल आया। एंट्रीज पे बेटा फोकस करें, इसकी एंट्री क्या होती है? तो इसकी एंट्री होगी ए फॉर एप्पल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कुछ एसओएसपी के सवाल आते हैं, आईएएस के सवाल होते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं, 10 मिनट है। व्हाट इज एडेड टू ऑनर कैपिटल टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं पहले ये समझ लें। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो कैपिटल आता है। इस लाइबिलिटी को दो टुकड़े करें, इसमें आएगा एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इस नॉन करंट लाइबिलिटी को वहां लेके जाएं तो ये हो जाएगा एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। ये जो है ना, टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टेड आपके बिजनेस में दो बंदों ने किया है, एक ऑनर ने किया है, एक लेंडर ने किया है, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी से आपने बी रिसोर्स होगा। अरेंज की थी। तो पेपर में समटाइम कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी फाइंड होता है, एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके भी फाइंड होता है। तो यहाँ से बोला है कैपिटल में क्या ऐड करें, तो हम क्या लिखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। सर आगे चलें। अब बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करवा रहा हूँ कि उसके भी सवाल बहुत आएंगे, उसके एमसीक्यूज बहुत आएंगे। तो इसमें आपने मुझे बताना है हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी हैं। ये आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बोलूँ। हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी है, फिर इसमें आपको एक चीज मैं बताऊंगा फिर कि पेपर में क्या सीन होता है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, लॉन्ग टर्म लोन करंट लायबिलिटी में आएगा सर? जी गाइस, लॉन्ग टर्म लोन करंट लायबिलिटी में आएगा नहीं आएगा, पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म नहीं लिखा हुआ। ये किस में आएगा? नॉन करंट में आएगा, ये करंट में नहीं आएगा। पेपर में सीन करेगा, पेपर में सीन करेगा हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2023, और लोन के आगे लिख देगा ये लोन पे करना है 2024 में। तो मुझे बताएं फिर क्या होगा? फिर ये किस में आएगा? करंट लायबिलिटी में आएगा नहीं आएगा? करंट लायबिलिटी उसको कहते हैं जो 12 महीने के अंदर पे करनी हो। करंट लायबिलिटी उसको कहते हैं जो विद इन 12 मंथ्स हमें क्या करनी हो, पे करनी हो। तो फिर आएगा बेटा, फिर आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, पेपर में सीन होगा। तो यहाँ करंट लायबिलिटी में कौन कौन सा अमाउंट आएगा देखते हैं। ट्रेड पेबल आएगा, यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, यस सर। अक्रूड वेजेस आएगा, यस सर। रेंट रिसीवेबल प्रीपेड आएगा नहीं आएगा, पूछ रहा हूँ। रेंट रिसीवेबल इनकम है, इनकम किसी ने एडवांस पे दे दी, हमने सर्विस नहीं दी, तो सर ये भी आएगा। ये देख लें, इनकम उलट चक्कर होता है, इन सबको प्लस कर दें, यू विल गेट द करंट लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा जी, एक और सवाल करते हैं। ये सवाल बड़ा खतरनाक है, मतलब मेजोरिटी बच्चा इसको गलत करता है, डिस्टिंक्शन ऑर्डर बच्चा भी इसको गलत करता है। इसका क्या आंसर होगा? ये सवाल बहुत आया, बहुत आया, मतलब क्या बोलूं, मैं बोलता हूँ कम से कम 6 दफा आ चुका। सर ये अब ट्वेंटी बेटा टू इसका जो नंबर है ना, 62। मेहरबानी करके उसमें बताएं, चैट में बताएं। द ऑनर ऑफ ए बिजनेस टू गुड फॉर हिज ओन यूज। ऑनर ने क्या किया? गुड्स विड्रॉ किए, गुड्स विड्रॉ किए।
लेकिन उसने कोई एंट्री पास नहीं की। अगर वो एंट्री पास करता है या एंट्री पास नहीं करता तो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? ये सवाल पेपर में बहुत आया। जी गाइस, तो गाइस इसका सुन लें, इसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इसका क्या होने वाला है, इसके साथ क्या सीन होगा, ये जरा सुन लें। देखें, ऑनर जब गुड्स विड्रॉ करता है उसकी एंट्री क्या होती है, वो एंट्री पहले सीख लें। वो होता है ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट। सर ड्राइंग हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगी ना, माइनस होगी। अच्छा जी, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्रॉफिट पे एंड कैपिटल पे? आप उसको रिवर्स कर दीजिएगा। अगर हम रिकॉर्ड करते तो क्या होता है, उसका रिवर्स कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट बढ़ेगा तो अब कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो अब बढ़ेगा। इसी तरीके से कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो रिकॉर्ड ना करें तो भी इफेक्ट नहीं होगा, रिकॉर्ड करें तो भी ना इफेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हम पहले देखते हैं हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है, फिर इसका उल्टा करते हैं। तो सर अगर हम इसको रिकॉर्ड करते, अगर हम इसको रिकॉर्ड करते तो हमारी परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं। तो ये आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम क्रेडिट सर होती है, इनकम। ठीक है, इनकम है। दूसरा मैंने बच्चों को बताया था क्लोजिंग इन्वेंटरी इज लाइक इनकम, वो माइनस होती है। तो ड्राइंग ऑफ गुड्स भी माइनस होता है परचेजेस से, ये भी इनकम है। परचेज रिटर्न माइनस होता है परचेज से, तो ये भी इनकम है। परचेज अगर एक्सपेंस है तो ये सारे माइनस होते हैं। ड्राइंग ऑफ गुड्स भी माइनस होता है, क्लोजिंग इन्वेंटरी भी माइनस होती है, और आपके गुड्स विड्रॉन भी माइनस होते हैं, परचेज रिटर्न भी माइनस होता है। दूसरा, आप इसकी एंट्री करते हैं तो आप परचेजेस को रिड्यूस करते हैं, परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस रिड्यूस होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? ओवर स्टेट होगा। प्रॉफिट क्या होगा? ओवर स्टेट होगा। प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा जी, कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो यहाँ दो चीजें आती हैं, एक आता है ड्राइंग, एक आता है प्रॉफिट। अगर आप इसको रिकॉर्ड करते तो आपकी ड्राइंग बढ़ जाती। क्या बढ़ जाती? ड्राइंग बढ़ जाती। और आप इसको रिकॉर्ड करते तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग माइनस होती है। प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग माइनस होती है। तो आपको क्या लगता है, ड्राइंग भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे बताएं। ड्राइंग भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे नहीं करेंगे मुझे बताएं। सर नो इफेक्ट, क्योंकि ड्राइंग आपके कैपिटल को कम करता है, प्रॉफिट आपके कैपिटल को बढ़ाता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को निल कर देंगे। एक दूसरे के, क्योंकि ये क्या करता है, ड्राइंग आपके कैपिटल को कम करता है, ये क्या करता है, आपके कैपिटल को बढ़ाता है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको रिकॉर्ड करते तो हमारे कैपिटल पे नो इफेक्ट पड़ता। तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका उलट होगा। इसका उलट क्या मतलब, प्रॉफिट पहले ओवर स्टेट हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, अंडर स्टेट हो जाएगा। और कैपिटल पे नो इफेक्ट ही रहेगा, चाहे आप रिकॉर्ड करें चाहे आप रिकॉर्ड नहीं करें। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार पेपर में आया। कोई भी ऑनर की ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ऑनर की ट्रांजेक्शन हो, चाहे एक्सपेंस से रिलेटेड हो चाहे ड्राइंग से रिलेटेड हो, तो आपने हमेशा खाली प्रॉफिट को नहीं देखना है कि प्रॉफिट कम या ज्यादा हो रहा है, साइड में ड्राइंग को भी देखना है। और ज्यादातर यही होता है, ड्राइंग, प्रॉफिट बढ़ता है तो ड्राइंग भी बढ़ती है, प्रॉफिट कम होता है तो ड्राइंग भी कम होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे जरा कुछ और सवाल करते हैं। 21 पे आते हैं। देखें, इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैंने एरर किया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक जनरल होता है। तो ये जनरल वाले करवा रहा हूँ। एट द एंड ऑफ हिज फाइनेंशियल ईयर, रमेंद्र मेड एन एडजस्टमेंट फॉर रेंट ओड बाय टेनेंट। ये कौन सी है, इनकम की बात हो रही है, एक्सपेंस की बात हो रही है, कौन सा रेंट है ये कौन सा रेंट है? रेंट ओड बाय टेनेंट। उसने एक एडजस्टमेंट की साल के आखिर में। ये इनकम की बात हो रही है या एक्सपेंस की बात हो रही है? ये कौन सा रेंट है? एक्सपेंस तो नहीं आई थिंक। नहीं बेटा, टेनेंट किराएदार, टेनेंट मतलब किराएदार, मेरा किराएदार था, तो इसका मतलब ये आपका रेंट रिसीवेबल ओविंग है, या रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है। साल के आखिर में हमारा रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग था, हमने उसकी एडजस्टमेंट की। साल के आखिर में हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट था, इनकम थी हमारी, उसकी एडजस्टमेंट की। तो गाइस सबसे पहले आ जाए प्रॉफिट के ऊपर। तो ये आपकी इनकम थी, ये क्या थी, आपकी इनकम थी। तो मुझे बताएं, जब कोई आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, जब कोई अक्रूड अमाउंट होता है, वो हम ऐड करते हैं माइनस करते हैं? अगर एक्सपेंस हो इनकम हो, उसमें हम क्या करते हैं? कोई भी एक्सपेंस अक्रूड हो या कोई भी इनकम अक्रूड हो, साल के आखिर में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं उसको? प्लस करते ऐड करते हैं, हैं। प्लस करते हैं। तो उसने क्या किया होगा, इसको प्लस किया होगा। उसने क्या किया होगा, जो भी प्रॉफिट है, जो भी इनकम स्टेटमेंट है, उसके अंदर जाके इनकम में इसको क्या किया होगा, प्लस किया होगा। तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, क्योंकि आपकी इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो आपने अपने टेनेंट से लेना है, जो आपने अपने टेनेंट से रिसीव करना है, मुझे बताएं,
आपके करंट एसेट बढ़ जाएंगे इसके रिकॉर्ड करने से, या कम हो जाएंगे? आप जाहिर है अपनी एसएफपी बनाएंगे ना, तो एसएफपी में जाके शो करेंगे ना। तो एसएफपी में इसको कहाँ दिखाते हैं? अगर रेंट अक्रूड हो, रेंट रिसीव्ड अक्रूड हो, आपका रेंट रिसीवेबल अक्रूड हो। आपने सब्सक्रिप्शन एरियर पढ़ा है? कहाँ आता है मुझे बताएं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन एरियर एसएफपी में कहाँ आता है? सर एसेट में आता है। जब वो अपनी इनकम आउटस्टैंडिंग को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेगा तो एसेट में शो करेगा ना, करंट एसेट में दिखाएगा ना। एक होता है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, वो जाता है करंट लायबिलिटी में। एक होता है इनकम आउटस्टैंडिंग, वो आपकी करंट एसेट का पार्ट बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्योंकि वो अपनी एक तरफ इनकम में ऐड करेगा उसको, दूसरा अपनी एसएफपी के अंदर करंट एसेट में शो करेगा। तो करंट एसेट भी बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और जरा डिस्कस कर लेते हैं इसका। आप बताएं, ये आप थोड़ा खुद कर लें। नेट एसेट कैपिटल एक ही चीज है। नेट एसेट और कैपिटल एक ही चीज है, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका? यार मुझे आपको अपनी एक वीडियो भेजनी पड़ेगी इफेक्ट्स की, मुझे लग रहा है। मुझे आपको एक वीडियो भेजनी पड़ेगी अपनी इफेक्ट्स की, शायद। ये अच्छा है, क्योंकि इसके लिए मुझे अपनी वीडियो भेजनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। मुझे पहले इसका आंसर तो दें, सोचे तो सही बेटा। इस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? गाइस मुझे आंसर नहीं आ रहा भाई, कुछ ट्राई तो करें। ओके, रमजान तुम्हारी तैयारी अच्छी है। अच्छा गाइस देखो, इसमें कैपिटल पे जाता है, कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिट का। कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिट का, मतलब हर वो चीज़ जो आपके आईएस में जाएगी उसका कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने एक चीज़ बेची है, कितने की बेची है? 220 की। कितने की खरीदी थी? 140 की। ठीक है। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना गेन हुआ, इसका इम्पैक्ट जाएगा कैपिटल पे। तो आपने एक चीज़ बेची है 220 की, खरीदी थी 140 की। मुझे बताएं कितना डिफरेंस है दोनों के दरमियान। तो अगर आपको गेन होगा तो वो आपके कैपिटल को बढ़ाएगा, आपको लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा। तो 220 में से आप 140 माइनस कर दें, ये हो जाएगा +80। तो हमारा कैपिटल, कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल में आता है प्रॉफिट एंड ड्राइंग आती है। तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो आपका कैपिटल कम होगा। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमने 140 वाली चीज 220 की बेची है, तो हमें 80 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 80 से हमारा कैपिटल बढ़ेगा। दूसरी बात, एसेट माइनस लायबिलिटी में आते हैं। तो ये 140 का आपने माल खरीदा था, तो हमारी इन्वेंट्री क्या होगी? 140 से कम हो जाएगी। इस ट्रांजेक्शन से हमारी इन्वेंट्री 140 से कम हो जाएगी, और हमारा ट्रेड रिसीवेबल जो है, क्योंकि हमने उधार पे बेचा है, वो 220 बढ़ जाएगा। ये दोनों एसेट्स हैं, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। तो इन्वेंट्री कम हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल आपका बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आपको जो इम्पैक्ट पड़ेगा एसेट्स के ऊपर, वो पड़ेगा +80 का। तो हमारे एसेट्स भी बढ़ेंगे, हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये इक्वेशन है पूरी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अगर कैपिटल में पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो यहाँ भी पॉजिटिव चेंज आएगा। कैपिटल में 80 का चेंज आएगा तो यहाँ भी 80 का चेंज आएगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर कैपिटल कम होगा तो ये वाली साइड भी कम होगी, कैपिटल बढ़ेगा तो ये वाली साइड भी बढ़ेगी। कैपिटल में 60 का चेंज आ रहा है तो यहाँ भी 60 का चेंज आएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो कैपिटल में हमेशा क्या चीज जाती है? गेन एंड लॉस जाता है। अगर आपने कुछ बेचा है तो आप उस पर गेन निकाल रहे हैं, वो गेन से कैपिटल बढ़ेगा। आपने कुछ बेचा है, उस पर लॉस या गेन निकाल रहे हैं, उसका कैपिटल पे इम्पेक्ट पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह वो करते हैं, क्लास ऑफ करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एफएक्स से रिलेटेड। इसका बताएं क्या आंसर होगा? बैंक बैलेंस कितना? ये है मिसिंग फिगर्स। मिसिंग फिगर्स के लिए इक्वेशंस बनानी होती है। बोले ये बताए हमारा बैंक बैलेंस कितना है, डेबिट है क्रेडिट है, प्लस में आंसर आएगा तो डेबिट है, माइनस में आंसर आएगा तो क्रेडिट है। इसके लिए आप देखें, ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ, ये एसओएफपी वाले क्वेश्चन है। मतलब आपके सामने पूरी एसओएफपी की इक्वेशंस बनी हो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये रह गया मुझसे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो कल की मैं शायद जो स्कूल की क्लासेस में कराऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आप टॉपिकल में नहीं कवर कर पाते। टॉपिकल में उस तरीके से सवाल नहीं बनाए गए होते।
ओके, ये इक्वेशन बना लें, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये जब भी कोई सवाल आए ना एसओएफपी के किसी से रिलेटेड, ये इक्वेशन बना लें। तो पहले आते हैं कैपिटल के ऊपर। कैपिटल कितना है? 14,100, आप लिख लें 14,100। सर नॉन करेंट किस में आएगा? एसेट में आएगा, आप लिख दें 16,000। ट्रेड रिसीवेबल किस में आएगा? एसेट में आएगा, आप लिख दें +150। और ट्रेड पेबल किस में आएगा? लाइबिलिटी में आएगा, आप लिख दें -800। ठीक है, अच्छा जी, आप बैंक को कर दें +X कर दें, +X कर दें। ठीक है, अच्छा जी, तो आप देखें 14,100, 16,000 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 150 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 800 जाके वहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ रह जाएगा X। बताएं क्या आंसर आ रहा है? ये 16,000 वहां गया ना, माइनस हो गया। 150 वहां गया, माइनस हो गया। 800 वहां गया तो प्लस हो गया। माइनस में आंसर है, प्लस में आंसर होगा, ये मुझे बताएं। आंसर प्लस में माइनस में, मुझे ये भी बताएं। आंसर प्लस में माइनस में है जी बी गाइस। मुझे लग रहा है आंसर माइनस में आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है, पर मुझे कंफर्मेशन चाहिए। गाइस आंसर प्लस में माइनस में, जल्दी बताएं। जहां तक मेरा ख्याल है आंसर माइनस में आ रहा है। तो अगर आंसर माइनस में आएगा तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर मेरी कल क्लास होगी। इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं डेप्रिसिएशन और करेक्शन ऑफ एरर कराऊंगा स्कूल में। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। और एक नेक्स्ट टॉपिक चलिए आप